हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का अनुपम गुरुकुल क्लासेस में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त 17 अगस्त में सीजीएल टीओ 1 द्वारा लिए गए सभी के सभी मैथ सवालों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू किया जाए इस सेशन को। ओके, तो चलिए फिर आते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल पर। तो 17 अगस्त को जितने भी मैथ्स के सवाल पूछे गए थे तो फिलहाल वो सारे मेमोरी बेस्ड सवाल आपके सामने हैं। तो जैसे कि पहला सवाल है कि आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो जैसे कि cot 30 कितना होता है, √3 का स्क्वायर प्लस cos 30 होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू cos x 60 होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस tan 60 होता है √3 का स्क्वायर दैट इज 3। तो सिंपल सा सवाल है, बस हमको इसको सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम मेरा 4 रहेगा यहाँ पर, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8/4 दैट इज 2। तो टेक्निकली ये एक तरीके का सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, हालांकि ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन इसको क्यों कहते हैं हम लोग, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना है तो वो उतना ही आसान होता है जितना कि आसान एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो सवाल है, इफ द एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500, if 20% discount is given and the CP is 991, find the profit percent। तो इनका कहना है कि आपको CP गिवन है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो MRP है 1500 रुपये, इस पर 20% की छूट दोगे आप तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80%। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 991 और इस पर अगर आपको P% का प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको कितने में बेच दोगे, 100 प्लस P% में, और ये आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस। तो फिलहाल ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसको सॉल्व करके आप यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज P की वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर इसको सॉल्व किया जाए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1500 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 991। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, जो कि इक्वल्स टू 100 प्लस पी है। तो उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 121.08%। तो 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा और आपका आंसर है 21.08%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, गुड। देखिए अब इसको कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत अच्छा खासा गैप है। तो 991 को एक काम करते हैं हम, अब मैं कैलकुलेशन की बात बता रहा हूँ। तो हम इसको 1500 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 990 लिख सकते हैं। तो ये 15 से कट जाएगा, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6, ठीक है। अब ये कटेगा आपका 2 से, दैट इज 33 इंटू 40, यानी हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 4000 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए इजीली। तो ये डिवाइड हो, अब आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 33 इंटू 1, फिर 10 आ गया आपका यहाँ पर, सॉरी 77, तो 20। तो देखिए हमें यहीं से ही आइडिया लग जाएगा। तो 66 और 40, तो आ रहा है 121 पॉइंट समथिंग। तो 121 पॉइंट समथिंग का मतलब हुआ 21% का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ही ऑप्शन है जो 20% के नज़दीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी कैलकुलेशन ट्रिक थी। गुड, अगले सवाल पर आते हैं फ्रेंड्स। तो सवाल है cot a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से हमारा a प्लस बी डिफाइंड हो जाता है। तो a प्लस बी हमारा यहाँ से डिफाइंड हो जाएगा 60 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री आ रही है।
फिर यहाँ पर cos a माइनस बी दिया है √3/2, तो यहाँ से a माइनस बी डिफाइन हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाली जा सकती है 45 डिग्री और b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, तो फिलहाल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो एक तरीके से ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री और 90 डिग्री की रेंज में होगी। ठीक है, तो बस इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दी जाए, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी, so the answer is 45, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसको इस फॉर्मेट में लाना है। तो अगर आप इसको देखें, तो इसको मैं अगर a कंसीडर करूं और इसको b, तो ये लिखा हुआ है a क्यूब और ये लिखा हुआ है b क्यूब, क्योंकि 3√2x का जब आप क्यूब करते हो, जब आप 3√2x का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 3 क्यूब 27 और 2 54 √2x क्यूब। ठीक है, तो टेक्निकली नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी और ऊपर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको अगर हम डिनोमिनेटर को a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है, इसको अगर हम 94, ठीक है, तो इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। मैं इसको लिख लेता हूं, न्यूमरेटर लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, जहां पर मैंने a को क्या ले रखा है 3√2 टाइम्स ऑफ x और b को मैंने ले रखा है 2√3 टाइम्स ऑफ y। नीचे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से। तो अगर हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, तो न्यूमरेटर हमारा बनेगा, तो देखिए ये किसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास कुल मिलाकर क्या बच रहा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 टू ज़ा 18 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 वाई स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6√6 एक्स वाई, और ये आपको ऑलरेडी गिवन है राइट हैंड साइड पर अगर आप देखें, सो दिस इज गिवन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए की वैल्यू मिल जाएगी 18, बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको 12 और सी की वैल्यू मिल जाएगी -6√6। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 324 माइनस 340, सॉरी 360 है ये, तो आंसर इज -36, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इसका ध्यान रखना था, क्योंकि ये ए क्यूब अगर आप इसको देखते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारा लिखा ए प्लस बी और ऊपर लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, हमारे पास ए बी का रेशियो गिवन है, हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ए और बी का रेशियो है 8:9 और ए और सी का रेशियो है 4:5। तो पहले तो ए को सेम बना लिया जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो ये हो जाएगा 8:9:10। टोटल 13,878 रुपए हैं जो कि हमें तीनों में बांटने हैं। तो सी का शेयर कितना बनता है, 10/37 टाइम्स ऑफ 13878, तो इसको डिवाइड कर लिया जाए, 37 से जब आप इसको डिवाइड करोगे 13878 डिवाइडेड बाय 37, सॉरी 27 है ये,
मैंने प्लस ही गलत कर लिया। ओके, सो 27 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, फिर ये 1 से जाएगा और 4 से आएगा, यानी कि 5140, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, दैट्स ओके। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए, अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल के सवाल काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि 94x29y6 शुड बी डिविजिबल बाय 72। 72 को अगर मैं ब्रेक करूँ तो इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8, यानी कि ये नंबर हम एक बार 8 से डिवाइड करके देखेंगे और एक बार 9 से, क्योंकि दोनों से डिवाइड करके देखना हमें, तभी वो 72 से डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। सो आखिरी के 3 डिजिट यानी कि 9y6, तो y को फिलहाल मैं 0 ले लेता हूँ, और इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 88, और ये आ जाएगा आपका 26। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से 2 कैरी हो गया था, तो अब हमारा यहाँ पर आ गया है 26, यानी हमें y की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट, यानी कि यहाँ पर 0 की जगह हमें, एक मिनट चाहिए, हाँ ठीक, तो हमें यहाँ पर कुल मिलाकर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से रिमाइंडर को देखिए तो कितना आ रहा है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 888 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर ये देखना है कि y की कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखी जाए ताकि ये इजीली डिवाइड हो जाए। तो 906 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अब आप 916 के साथ काम कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसका सीधा सा तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो 916 की अगर हम बात करें तो देखिए 888 तो डिवाइड होगा, इतना तो तय है। तो 888 12 और 900 तक की अगर मैं बात करता हूं, मैं 900 को चेक कर लेता हूं, तो 888 और 896, तो 4 यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है। सो 890 906 की अगर हम बात करें तो 10 हो जाएगा। वैसे ही 916 की बात करें तो आप 10 इसमें 16 और जोड़ देंगे तो 20। 926 की बात करें तो 26 और 4 30, और 936 की बात करें तो 36 और 4 40। तो फिलहाल यहाँ पर 936 सेटिस्फाई हो रहा है, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, दैट इज 3। अब 3 आ गया है तो अब हमें 9 के लिए चेक करना है, यानी 94x2936 शुड बी डिविजिबल बाय 9, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 6 ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो अब इसमें आप क्या जोड़ोगे, तो यानी x की वैल्यू हम यहाँ क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। y भी 3 आ रहा है, ध्यान रखिएगा, x भी 3 आ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इन्होंने साफ कहा था कि x और y की वैल्यू सेम नहीं होने वाली है, तो हमें इतना पता है कि हमें यहाँ से y की वैल्यू चेंज करनी होगी। तो 936 का ऑलरेडी आप देख चुके थे, 946 प्लस 4 50, 956 प्लस 4 60, 966 प्लस 4 70, 976 प्लस 4 80। तो ये है अगला नंबर। 936 के बाद जो दूसरा नंबर डिविजिबल होगा वो 976 था, तो यहां से हम y की वैल्यू क्या डिटरमाइन कर लेंगे, 7। अब अगर आप इसकी वैल्यू यहां से 7 रखते हो तो हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा घटेगा, ये पूरा घटेगा, 4 2 6, 6 6 12 19। तो 19 में हम क्या जोड़े, तो 19 में अगर आप जोड़ोगे 8 तो वो बना देगा 27। तो x की वैल्यू डिटरमाइन हो गई 8, y की 7, पुट कर दीजिए, 16 और 21 37। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए आसान सा तरीका था, आपको सीधे सीधे 900 को 8 से डिवाइड कर लेना है। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 4, यानी अब आप 916 926 की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखना है कि 16 4 20, 26 4 30, 36 4 40, 40 कट रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है।
बट फिलहाल गिवन कंडीशन को क्योंकि ये फुलफिल नहीं कर पाया तो हम इसको मूव ऑन करेंगे और बाकी नंबर्स को हम फटाफट चेक कर लेंगे यहां से। तो अगला नंबर जो सेटिस्फाइड था दैट वाज 976। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है इन ट्राइंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो डीई जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा। AB और BD का रेशियो गिवन है 3:2। तो AB अगर 3 है तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से 2। इफ द एरिया ऑफ ADE, तो देखिए यहां पर ADE की लेंथ कितनी हो जाएगी 1। तो मैं यहां बात करने जा रहा हूं AD और AB की। तो इनके साइड का रेशियो है 1:3। तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:9 हो जाएगा। यानी छोटे वाले का एरिया 1 होगा तो पूरे वाले का एरिया 9 होगा। इन्होंने ADE का एरिया यानी 45 दे रखा है और पूरे का एरिया यानी 9 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 9 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 360, 405, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, गुड। अगला सवाल है हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे को अगर मैं x से डिवाइड कर देता हूं तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू √11 हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि अगर इसकी वैल्यू गिवन है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू, वैल्यू यानी √11 माइनस 3 टाइम्स ऑफ √11। तो यहां से आ जाएगा 11 माइनस 3 8, सो 8√11 यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सिंपल सा हमें यहां पर फॉर्मूला यूज करना था। ओके, अगला है a sum becomes इतना at the rate of 15% per annum in 2 years at SI, यानी कि ये अमाउंट गिवन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 15% के हिसाब से 2 साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 30% होगा। तो जो अमाउंट मिलेगा वो 130 होगा। तो 130% की वैल्यू आपको गिवन है। सो हमें यहाँ पर 130% की वैल्यू गिवन है 13,650। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरेस्ट एट द सेम रेट, मतलब 15% पर ही, फॉर 1 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि एक साल में आपको 2 बार मिलेंगे और दोनों बार आपको 7.5% मिलेगा, क्योंकि 15% तो एक साल का हुआ। तो 6 महीने में, तो पहले 6 महीने में मिलेगा 7.5%, फिर अगले महीने 6 महीने में ये 7.5 तो मिलेगा ही, अब इस 7.5 का भी 7.5 मिलेगा, जो कि 5625 हो जाएगा। 75 का स्क्वायर होता है 5625। तो ये रहा आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 15.5625। तो हमें इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना है, यानी कुल मिलाकर हमें 15.5625% की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। हमें ऑलरेडी 130% पता है, हमें 15.5625 निकालना है। तो सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकाल कर अपना समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे। तो हमारा यहाँ पर है कि 15.5625 मल्टीप्लाइड बाय 13650 डिवाइडेड बाय 130। सो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 कटेगा ये 105 से। तो 15.5625 मल्टीप्लाइड बाय 105। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 1634। समझ में आ गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ओके। तो देखिए हम अगर यहां पर बात करें तो ये 130% की वैल्यू आपको गिवन है। तो 130% अगर आपको 13,650 गिवन है तो हम सीधे प्रिंसिपल निकालें अगर,
तो 100% की वैल्यू बनती है 100 इंटू 13,650 डिवाइडेड बाय 130। तो यहां से प्रिंसिपल क्या निकल कर आ जाएगा? 10,500। ठीक है, गुड। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा बनता है 15%। तो अगर आप इसका 15% निकालते हो तो ये आ जाता है 75, ये आ जाता है 15, यानी 1575 मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जाहिर सी बात है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। अगर आप देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है? 0.5625%, यानी थोड़ा सा ही ज्यादा है। यानी कि जो भी आंसर होगा, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर ऑप्शंस के साथ खेलना सीख रहे हैं, तो जो भी आंसर होगा वो 1575 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, 50 100 इससे ज्यादा तो बड़ा नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन है जो 1575 से थोड़ा सा नजदीक है, क्योंकि 1900 की बात करेंगे तो ये काफी दूर है। ठीक है, तो हम बिना इतनी मेहनत किए भी सीधे सीधे बट इसके लिए आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी होनी चाहिए, नंबर्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि कितना आसपास वो टहलते हैं। ठीक है, कि 0.5625 से क्या फर्क पड़ेगा? आधा परसेंट होता है। ठीक है, इसका 1% भी निकालोगे तो 105 आ जाएगा, आधा परसेंट निकालोगे तो 50 55 के अराउंड आएगा। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो इससे मात्र 50 60 ज्यादा ही होगा। आप अगर एग्जैक्ट आंसर को कंपेयर करो तो देखिए कितने का अंतर है, हार्डली 60 का अंतर है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ये अगर आपको कैलकुलेशन आती है, नंबर्स के साथ खेलना आता है, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत बढ़िया, अगले सवाल पर आते हैं। ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, माइनस ए बी बी सी ए सी। ठीक है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमें क्या नहीं पता है? ए बी बी सी ए सी। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी ए सी होता है। तो इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज ही रहने वाला है। तो ये कितना बन जाएगा? इसका होल स्क्वायर माइनस इतना। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो फिलहाल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये -2 ABC है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमको ये सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 913 माइनस 3ABC। इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 7। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? यहाँ पर था आपका, एक सेकंड रुक जाइए, माइनस, सॉरी, कंप्लीट फॉर्मूला ये नहीं है, ये रहा इसका कंप्लीट फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 7, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है? 85। तो उसको सॉल्व कर लीजिए। 913 माइनस 3ABC इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ 49 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से बनने वाला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला था, ये माइनस में रहेगा। ठीक है, तो ये इसके साथ ऐड अप हो जाएगा। एक मिनट, मेरे पास पहले फॉर्मूला था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की, अगर मैं बात करूँ
तो ये बन रहा है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब जिसकी जिसकी वैल्यू गिवन है उसकी उसकी वैल्यू पुट करना चालू कर दिए। ये कितना गिवन है? 913 माइनस 3abc। ए प्लस बी प्लस सी कितना गिवन है? 7। ये कितना गिवन है? 85 माइनस 85 माइनस 7 स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36। 36 बाई 2 18। 18 इससे मल्टी माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमारे पास बचेगा क्या? 67। ठीक है, तो ये आ जाएगा 913 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 3abc। तो यहाँ से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 7 इंटू 67 इज, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 444 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू abc। अब सवाल क्या था? अंडर रूट ऑफ abc। तो यहाँ से हमें abc की वैल्यू क्या मिल रही है? दैट इज 148 सही है ये? 913 माइनस 7 इंटू 67 सही है। 85 माइनस 18, 7 स्क्वायर 49 होता है, 36 18 हो जाएगा। 85 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय 6, सॉरी 7, 469 माइनस 913 444 डिवाइडेड बाय 3 148। तो हमारे पास abc की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है? 148। और क्वेश्चन पूछ रहा है इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो इसका अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो जो आंसर होगा वो 5 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास क्या था? ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये गिवन है आपका 85, ये गिवन है 7 और ये गिवन है आपको 913। तो 85 माइनस 49 36 बाई 2 18 1867 सब सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर ऑन साइड BC। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, AD एक परपेंडिकुलर है BC पर, और AE इज द एंगुलर बाइसेक्टर। तो AE जो लाइन है वो एंगुलर बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल A को आधा आधा काट रही है। ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर होंगे। इनका कहना है एंगल ABC इज गिवन एज 62 डिग्री और ACB गिवन है 36 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये 62 है, ये 36 है, तो टोटल हो गया 92। तो ये टोटल एंगल A कितना हो जाएगा? ये 62, ये हो गया 90, तो ये हो जाएगा आपका 82। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 41 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा? 41 डिग्री। क्या पूछा है इन्होंने? फाइंड एंगल DAE। तो हमें एक्चुअली ये एंगल निकालना है। 41 ये टोटल एंगल हो गया। तो देखिए ये 90 डिग्री था हमारा,
अगर मैं एंगल ए डी बी की बात करूं तो ये 62 है, ये 90 है, तो ये हो गया 152, तो ये हो जाएगा 28। 41 में से 28 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 13, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 11 से डिवाइड करना है हमें, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड प्लेसेस का सम 4 2 a 4 8 b, तो ऑड प्लेसेस का सम आप अलग से जोड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस बी माइनस इवन प्लेसेस का सम, यानी ये हो जाएगा 12 प्लस ए। अब इसका जो डिफरेंस निकल कर आएगा दैट विल बी b माइनस ए माइनस 6, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था कि ए बी से बड़ा है, तो अगर ए बी से बड़ा है तो हर हाल में ये वाला सेक्शन नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया, तो अगर ये -5 हो जाए, अगर ये -5 हो जाए तो -5 -6 -11 जो कि 11 से डिविजिबल होगा, तो -5 मुझे बनाना है b माइनस ए को हर हाल में -5 बनाना है, और a को बड़ा भी रखना है, तो इसको 5 रख देते हैं, इसको 0 रख देते हैं, क्योंकि 0 - 5 होता है, तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है 5, d की वैल्यू मिल जाती है 0, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर आपको, तो और देख लीजिए आप, अगर आप इसको 6 बनाते हैं तो ये हो जाएगा 1, तो जाहिर सी बात है मिनिमम तो होगा नहीं यहाँ पर, तो a की मिनिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों लिए जा सकते हैं, फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि हमें माइनस ही लेना पड़ रहा है। अगला सवाल है द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 17। हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है, और इनका एवरेज है 17, यानी 17 के पीछे 16 होगा और आगे 18 होगा। तो हमें फिलहाल तो सारे के सारे नंबर ही दिखाई दे गए कि ये किन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनका कहना है फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ दीज इवन नंबर्स, तो आखिरी के 3 इवन नंबर्स का हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। फाइंड द लास्ट सॉरी क्या लिखा है, फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ दीज इवन नंबर्स। ठीक है, तो फिलहाल इनका आंसर कितना आ जाएगा? 22। अभी 36 और 53 क्या कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन था द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 17, तो 8 संख्याओं का औसत अगर 17 है, तो ये रहे वो सभी संख्याएं जिसके बारे में बात हो रही। क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 नंबर्स ऑफ दीज इवन नंबर्स, तो इन आखिरी की 3 का एवरेज कितना निकल कर आएगा? मिडिल नंबर दैट इज 22। अगला फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 5 एंड 3। सो 5 एंड 3 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यही सेकंड है, और थर्ड हमें निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन यहाँ से सॉरी थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि सी, तो सी हमारा कितना आ जाएगा? 9/5 अर्थात 1.8। एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस, अब इनका मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये कैसे लिखा होगा इन्होंने? 1.8 अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू 3.2 अपॉन सॉरी मीन प्रोपोर्शन है, तो अब की बार हमें यहाँ पे बी ही निकालना है 3.2। सो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3.2 इंटू 1.8 का होल अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, तो ये 32 2 64 यानी कि 4 नहीं 8 होगा, 8 इंटू 3 24 यानी 2.4 आ रहा है। क्वेश्चन क्या था? इन दोनों का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी 0.6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ सिलेंडर द पेरीमीटर ऑफ द बेस, तो पेरीमीटर बेस का कितना होता है? 2πr। एंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πrh। तो हमें 2πrh पता है, 2πr पता है, हमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम होता है πr²h, यानी कुल मिलाकर हमें रेडियस और हाइट निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से जो रेडियस निकल कर आएगा दैट विल बी 346.5 अपॉन 2π। ठीक है,
और इन्होंने दिया हुआ था 2πr(h) की वैल्यू 462 और 2πr की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते थे 346.5। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h की वैल्यू आ रही है 462/346.5। हमें यहाँ से हाइट मिल गई, यहाँ से रेडियस मिल गया। चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h 346.5। अब इस कुल मिलाकर इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक 346 तो इधर ही निपट गया। हमारे पास अभी यहाँ पे पाई बचा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यानी हमें जो सॉल्व करना है वो 346.5 अपॉन 4 इंटू 462 इंटू 7/20। तो 22 से कटेगा 2 टाइम्स और 1 टाइम्स, लो ये भी निपट गया। तो कुल मिलाकर इनको बस आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है 4 से। हमें 346.5 मल्टीप्लाइड बाय 147 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4, जो कि 12733.875, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्स 8 आवर्स मोर टू कवर 160 किलोमीटर दैन बी। यानी कि बी 160 किलोमीटर एक बी स्पीड से जाता होगा और ए जो है 160 किलोमीटर ए स्पीड से जाता होगा। तो ए को टाइम ज़्यादा लगता है। कितना टाइम ज़्यादा लगता है? पूरे 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं बी से। इफ़ ए डबल हिज स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड को दोगुनी कर दे तो अब जो उनको इस टाइम लगेगा बी से वो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे तो अभी भी ज़्यादा। तो सवाल ये है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो हम नंबर्स के साथ खेल लेते हैं। ठीक है, नंबर्स के साथ कैसे? हमें बी निकालना है तो बी का नंबर 160 को पूरी तरीके से काटना चाहिए। क्यों काटना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ही सारे के सारे ढंग के हैं। तो जाहिर सी बात है ये तीनों तो होंगे नहीं, बचा ये आंसर यही है। हो गया सॉल्व। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन हॉल तो है नहीं। तो बी की वैल्यू अगर 80 रखते हैं आप तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 घंटे लग रहे हैं बी को, तो ए को लग रहे थे 10 घंटे। तो ए को 10 घंटे लग रहे हैं तो ए की स्पीड होगी 16। 16 को अगर डबल कर दो 32, तो 32 से अगर आप काटोगे तो बचेगा कितना? 5। तो देखिए 5 2 से 3 बड़ा है और 10 2 से 8 बड़ा है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन था हमारा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का अप्रोच। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए पहली बार ए को 8 घंटे ज़्यादा लग रहे थे, अगली बार ए को 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो यानी हम सिर्फ ए की बात करें तो ए ने अपनी स्पीड दोगुनी क्या की, उसके टाइम में 5 घंटे का अंतर आ गया। यानी स्पीड का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो 1:2 हो जाएगा। दोनों में 5 घंटे का अंतर है। 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10। यानी ए को पहले लग रहे थे 5 घंटे, बाद में उसको लगे कितने? 10 घंटे। तो 160 किलोमीटर डिस्टेंस है ये और स्पीड। तो 160 किलोमीटर अगर वो 160 5 घंटे में तय कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 32। और जब वो 160 किलोमीटर 10 घंटे में तय कर रहा था तो स्पीड कितनी थी? 16, जो कि डबल है। लेकिन हमसे ए की बात तो की ही नहीं इन्होंने, ये कह रहे हैं बी की बताइए। तो जब यहाँ बी ए को 10 घंटे लग रहे थे तो बी को कितना टाइम लग रहा था? 8 घंटे कम, यानी 2 घंटे। तो 160 किलोमीटर अगर वो 2 घंटे में तय कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या रही होगी? 80। तो ये तो हो गया उसका प्रॉपर सॉल्यूशन और ये हो गया एग्जामिनेशन हॉल में अप्रोच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A person suffers a loss of 15% on selling price if he sold the article, ध्यान रखिएगा on selling price है, if he sold the article at rupees 640.
find the selling price if he wants to get 15% profit on the cost price. तो पहली बात तो इनको 15% का लॉस हुआ था on selling price if he sold at इतना। अगर वो 640 में बेच रहे हैं तो उनको सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है 15% का। यानी इनके अनुसार अगर SP 100 है तो जो CP रहा होगा वो 15 ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उनको 15 का नुकसान हुआ है। तो 15 का नुकसान हुआ है तो इसका मतलब वो 15 ज़्यादा में खरीद के लाए होंगे, ठीक है। इफ़ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना, ये कह रहे हैं फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट्स टू गेट 15% प्रॉफिट ऑन दी कॉस्ट प्राइस। तो लेकिन उनको चाहिए क्या, 15% का प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपको 100 की वैल्यू क्या दे रखी है, 640। निकालना क्या है, 115 पे 15% प्रॉफिट चाहिए आपको, तो यानी कि 1.15 में बेचना होगा। तो 115 इंटू 1.15 इंटू 640 डिवाइडेड बाय 100, डेसिमल जाएगा, 2 ज़ीरो बढ़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ से। तो 115 का स्क्वायर होता है 1325 इंटू, तो फिलहाल ठीक है, कोई डाउट? गुड, आगे मूव करते हैं। इन स्फेयर द इनर रेडियस, स्फेयर की बात कर रहे हैं। हाँ, inner radius is 2 centimeter and the outer radius is 3 centimeter. Find the volume. तो देखिए इनका कहना है कि जो अंदर वाला जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है और बाहर वाला जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। आपको किसका वॉल्यूम निकालना है, इसका निकालना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 8 कितना होता है, 19। 19 इंटू दिस 76/3 पाई, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले सवाल पर आते हैं। इन द गिवन फिगर ए क्यू में फाइंड आउट करना है कुल मिलाकर। देखिए ये हमारा टैंजेंट है, ए पी और ए क्यू टैंजेंट है। टैंजेंट का नियम क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से आप सर्कल पे 2 ही टैंजेंट खींच सकते हो और दोनों की लेंथ बराबर होगी। ये मेरा सेंटर है, तो सी क्यू की लेंथ अगर मैं ए मान लूं तो ये भी तो टैंजेंट है, ठीक है। तो ये लेंथ ए हो जाएगा और ये 7 माइनस ए हो जाएगा। और पॉइंट बी से 2 टैंजेंट खींच लो आप, एक ये और एक ये, तो ये 7 माइनस ए है तो ये भी 7 माइनस ए होगा, और ये ए है तो ये भी ए होगा। तो अब पॉइंट ए से आपने एक टैंजेंट खींचा है पी तक और एक टैंजेंट खींचा है क्यू तक, तो दोनों तो बराबर ही होंगे भाई। ए पी विल बी इक्वल्स टू ए क्यू। ए पी मुझे दिखाई दे रहा है 5 प्लस 7 माइनस ए, और ए क्यू मुझे दिखाई दे रहा है 6 प्लस ए, दोनों बराबर ही होंगे। तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, 6 इज इक्वल्स टू 2a, तो जो a की लेंथ आ रही है 3, तो a की लेंथ यहाँ से 3 आ रही है। क्वेश्चन था फाइंड ए क्यू, तो 6 और 3 9, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला सवाल है, देखिए cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा को उधर भेज दूं मैं, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा अर्थात cot थीटा माइनस ये साइन थीटा अपॉन साइन थीटा अर्थात 1 इज इक्वल्स टू √3। यानी यहां से cot थीटा की वैल्यू क्या डिफाइंड हो गई है, √3 + 1। क्वेश्चन क्या पूछा है, tan थीटा जो कि cot थीटा का रेसिप्रोक होता है, तो 1/√3 + 1।
माइनस कॉट थीटा जो कि √3 + 1 ऑलरेडी है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। सो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, तो 3 + 1 + 2ab डिवाइडेड बाय √3 + 1, तो 4 माइनस 3 माइनस 2 √3 अपॉन √3 + 1, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़िया। आगे मूव करते हैं। फाइंड एंगल ए क्यू बी, हमें ए क्यू बी निकालना है। देखिए टेंजेंट है, एपी और बीपी तो टेंजेंट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको ए और बी को, तो आपको टेंजेंट और कॉर्ड की अगर प्रॉपर्टी पता हो तो किसी भी टेंजेंट और कॉर्ड के बीच बनाया गया जो कोण होता है, ये एंगल कॉर्ड के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। यानी ये एंगल 39 है तो ये एंगल भी 39 होगा। उसी प्रॉपर्टी के आधार पे ये 72 है तो ये भी 72 होगा। तो ये है 72, ये है 39, तो टोटल होगा 111। तो बचा ये हमारा ये एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 111, 69 इज करेक्ट। अगला है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर, द ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। फाइंड इन हाउ मच टाइम द ट्रेन क्रॉसेज द ब्रिज इन ऑफ लेंथ इतना। तो हमें टाइम निकालना है, तो पहले तो हमें यहाँ से ट्रेन की लेंथ निकल कर आने वाली है। यस नो? ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन 1, पहले सिचुएशन के हिसाब से बात करें तो स्पीड, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना, इनटू टाइम, 240 मीटर। सो 240 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। यानी जब ये ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो अपनी ही लेंथ ट्रैवल करेगी, अर्थात 240 मीटर ट्रैवल किया, जिसमें उसको लग गए 12 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि यही ट्रेन अगर एक ब्रिज को पार करे तो उस केस में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी 600 मीटर कवर करना है। 240 कवर करने में अगर 12 सेकेंड लगते हैं तो 600 कवर करने में कितना समय लग जाएगा? 30 सेकेंड। यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुड। अगला सवाल है। अच्छा देखिए, अगर आपको x + 2/x की वैल्यू दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि x की पावर 4 + 4/x² कितना होगा, तो सिंपली वैल्यू का स्क्वायर -2 × 2 कर दोगे, जो कि कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आएगी। अब आपको इसकी वैल्यू अगर गिवन है और आपसे पूछा जाए x की पावर 8 + 16/x की पावर 4, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, -2 × 4 कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो इसको मैं x की पावर 4 से डिवाइड करूं तो x की पावर 4 + 16/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू -433 गिवन है। यानी कि ये वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूरा रिवर्स ऑर्डर में चलने वाला है। तो ये वैल्यू हमें पता है, तो सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसके बाद इसकी निकालेंगे, फिर हम ये निकालेंगे जो कि हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 8 ऐड होगा 441, 441 किसका स्क्वायर होता है? 21 का, तो ये तो आ गया 21। 4 इधर जाके जुड़ेगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुड। अगला सवाल है, 2 आदमी 7 औरतें किसी काम को 28 दिन में करते हैं, 6 आदमी 16 औरतें उसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो हम 2 बार M1D1 लगाने वाले हैं। 2 आदमी 7 औरतें 28 दिन में किसी काम को कर रहे हैं, वही काम 6 आदमी 16 औरतें मिलकर 11 दिन में कर रहे हैं। तो उसको सॉल्व कर लिया जाए। 56, 66, 10, 176,
56 196 20 एम डब्ल्यू। तो यानी यहाँ से एम और डब्ल्यू का रेशियो आ रहा है 2:1। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। सवाल है इन हाउ मेनी डेज होना चाहिए मैन कैन कंप्लीट द होल, हाउ मेनी मैन इन क्यों लिखा है, हाउ मेनी मैन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 7 days। तो हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिलहाल मैं दूसरे के साथ जाऊंगा कि 6 आदमी और 16 औरतें किसी कार्य को 11 दिन में करते हैं, तो फिर उसी कार्य को डेज ओवर क्यों लिखा हुआ, इन हाउ मेनी डेज मैन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 7 days। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई फिलहाल क्वेश्चन में ही, मे बी टाइपिंग एरर होगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके सो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग एरर की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। तो फिलहाल डेज दे रखा है तो कुछ गड़बड़ है। तो फिलहाल हम यहाँ पर ये करेंगे कि M1D1 लगाएंगे और यहाँ पर M2D2 लगाएंगे, और ऑप्शंस को देख के लगता है कि मैंने ही पूछा होगा इन्होंने। तो फिलहाल मुझे ये तक नहीं पता कि यहाँ क्या लिखना होगा मुझे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते वक्त जो भी वैल्यू दी जाएगी, M को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से और W को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह के सवालों के लिए हम 2 बार M1D1 का इस्तेमाल करते हैं। एक बार इस्तेमाल करेंगे एफिशिएंसी को इक्वेट कराने के लिए, और दूसरी बार इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। खुद ही टाइप भी करो, खुद ही सॉल्व भी करो। थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो जाती है, दैट इज ह्यूमन एरर। चलिए क्या, if the mark price of an article is इतना, 20% discount is given, there is a loss of 15%, find the cost price। MRP है 2720, 20% की छूट, तो 80% में बेचोगे आप, तो जो कि कॉस्ट प्राइस पे 15% का नुकसान 85% के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करके आप सीधे सीधे CP की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 5 से जाएगा 17, ये 5 से जाएगा 5, 4, 25, 2 और 4, तो 17 से काट लिया जाए, 17 से कटेगा ये 32 इंटू 80, 0.65, तो 2560। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सिंपल सा सवाल है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से एंगल ए डिफाइंड हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री उठा के पुट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 माइनस √3 अपॉन √3 टाइम्स ऑफ 1 + 2। ठीक है, तो 3 माइनस 2/√3 इंटू √3 इंटू 3, तो 9 हो जाएगा, सो -2/9। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला सवाल है, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली, एंड अनदर पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 36 आवर्स। तो ए 18 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, सी 36 घंटे में खाली करता है। तो तीनों कैल्शियम आ जाएगा 36, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 3, सी की -1। इफ ऑल आर ओपन फॉर 1 आवर्स, तीनों को हमने 1 घंटे के लिए चलाया, एंड पाइप सी इज क्लोज आफ्टर 1 आवर, अब यहाँ से काम करेगा ए और बी, देन इन हाउ मच टोटल टाइम द टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। याद रखिएगा टोटल टाइम पूछा, तो पहले 1 घंटे हमने ए बी सी को चलाया, फिर सी को बंद करके ए बी को कुछ देर के लिए चलाया और ये पूरी टंकी भर गई। तो ए बी सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 2, 3, 5, 1, 4 प्लस ए और बी का 5 इंटू टी इज इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो टी की वैल्यू मिलने वाली है यहाँ से 32, यानी कि 62/5 आवर्स। लेकिन ये तो आया रिमेनिंग, क्वेश्चन था पूरा काम कितनी देर में होगा, तो 1 को जोड़ना मत भूलिएगा, तो आंसर आएगा 72/5 आवर्स, यानी 7 घंटे और 24 मिनट, अर्थात ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
In a cyclic quadrilateral ABCD, AB is the diameter. AB is a diameter. ADC is given as 60 degree, 130 degree. तो ABCD, तो ये एंगल दे रखा है 130, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल हो जाएगा 50, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। हमें BAC फाइंड करना है, यानी हमें कुल मिलाकर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 50 है तो ये 90 होगा, क्योंकि डायमीटर पे एंगल बनाया गया है। 90 50, तो बचा हुआ ये एंगल कितना हो जाएगा 40, यानी पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बहुत आसान से तरीके हैं। अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आप 25 अगस्त से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। यहाँ पे ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होने वाला है कि हम बहुत छोटे बैचेस बनाते हैं, लेकिन इंडिविजुअली हर बच्चे पर फोकस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ABC AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। तो यहाँ हमें बात हो रही है ट्रायंगल ABC पर AD एक एंगुलर बाइसेक्टर है। AC गिवन है 21, BC गिवन है हमारा 11, जिसमें कि BD 3 सेंटीमीटर लेस है, तो यानी ये 7 ये 4 होगा। पूछा AB है, तो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम के हिसाब से AB अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन DC। AB हमें फाइंड आउट करना है, AC 21 है, BD 4 है और DC 7 है। ठीक है, तो AB की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है? दैट इज 12। अगला है A टेक्स इतने रुपीज फ्रॉम B एट 10% SI फॉर 2 years and give it to C at the same time for the same time at the rate of 10% on compound interest half yearly। मतलब A ने क्या किया, B से पैसे लिए 10% पे 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए लिया, तो मतलब कुल मिला के जो पैसा लिया है उसका उसको 20% ब्याज देना होगा। उसने वो सारा पैसा उठा के C को थमा दिया। अब C को उसने 2 साल के लिए ही दिया, लेकिन उसने हाफ ईयरली पे दे दिया। हाफ ईयरली का मतलब क्या बना? अब जरा इसको हम अलग से डील करते हैं। यानी कि अब उसको 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, वो भी 5% के हिसाब से, क्योंकि 10% तो पर एनम है। ठीक है, 10% पर एनम है तो 5% होगा। 5% को हम क्या लिखते हैं? 1/20। सो 1/20, क्योंकि 4 बार की बात हो रही है तो मैं पावर 4 ले लेता हूं। तो फिलहाल मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं, इसकी पावर 4, 16, 1 2 3 4। अनलकीली यहाँ पे सिर्फ एक जीरो ही एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी मेरी कहानी के हिसाब से बी से ए ने बी से लिए 1,60,000 रुपए, सॉरी सेम ही है, और उसने सी को सारे पैसे उठा के थमा दिए। किस रेट पे दिए उसने? 5% पे 1/20। तो फटाफट टेबल बना लिया जाए यहाँ पर। तो 1,60,000 का 1/20 हर 6 महीने में उसको देना पड़ेगा। तो 1/20 का मतलब कितना हो गया? 8,000। तो ये तो फिक्स हो गया। इसका 1/20 कितना हो जाएगा? 400, 400, 400। इसका 1/20 420। इसका 1/20 441। क्वेश्चन था कि आपको ए का प्रॉफिट निकालना है, तो देखो 20% तो उसको देना ही पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर भी देखो 5%, 5%, 5%, 5%, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, जो लिया सो दिया। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यही तो प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो टेक्निकली यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होगा, और इस टेबल के अनुसार यही हमारा डिफरेंस होता है। इन सबको जोड़ लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, तो 2400 तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं यहाँ पर, और 81 अलग से जोड़ लीजिएगा। 2 4, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक न की हो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 2400 मेरा इधर ही आ गया। सब सही है।
तो फिलहाल जो प्रॉफिट आ रहा है ए का वो 2481 इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर वो 1,60,000 रुपए ले रहा है और यही पैसे उठाकर बी को दे रहा है 5% के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हाफ ईयरली पे कैलकुलेट होगा तो उसको हर 6-6 महीने में हमें 5-5% कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5% जो कि कितना होता है 1/20। तो 1,60,000 का 1/20 आप निकालना चालू कर दीजिए। तो 5%, 5%, 5%, 5%, 4 बार का 20%। तो ये वो पैसे हो गए जो कि उसको बी को लौटाने थे, यानी जो बचे हुए पैसे होंगे वो उसकी जेब में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। The ratio of number of students in class A and class B is 4:7 and the average marks is इतना, find the overall average। तो क्लास ए में 4 बच्चे हैं, एवरेज 65। क्लास दूसरी क्लास में 7 बच्चे हैं, एवरेज 63। ओवरऑल 11 का एवरेज निकालना है। अगर आपको ट्रिक पता है तो 63 2 8 8/11 8/11। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें कैलकुलेशन ट्रिक थी, और कैलकुलेशन ट्रिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ज्वाइन करना होगा आपको अनुपम गुरुकुल क्लासेस। वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगेन ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता ही क्या है, तो हो जाएगा ए प्लस बी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्स 4x माइनस 2y टाइम्स ऑफ एक्स 9 1 और 9 10, 10 में से 3 गया 7, 1 और 9 10, 10 में से 3 जुड़ेगा तो 13 आ जाएगा, और ये 18 तो माइनस 16xy। और इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है यहाँ पर, क्या गड़बड़ है, सब सही है। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर ए एक्स माइनस 2y टाइम्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो आपको यहाँ से कोएफिशिएंट चेक करने होंगे। तब आपको दिखाई दे रहा है कि ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू है हमारी 7 और सी की वैल्यू है -16। क्वेश्चन है ए माइनस बी माइनस सी, तो उसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 13। बहुत बढ़िया। कितना टाइम हो गया यार, 12 बजे रात के। कोई नहीं, याद रखेंगे हम इसको भी। A person is spent 10% on house, 20% of the remaining transportation, 40% remaining on food, 80% remaining. He deposits 5,000 in the bank and keeps इतना for emergency। हाँ ठीक है, कुल मिलाकर ये भी सेविंग है, ये भी सेविंग है, इतनी अलग अलग करने की क्या जरूरत थी, सीधा सीधा सेविंग ही बोल देते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो 100 रुपए वो लेके निकला था, 10% तो उसे हाउस रेंट पे दे दिया। ठीक है, ये उसकी सैलरी है। हाउस रेंट कितना दिया, 10%, बचा कितना, 90%। अब इस बचे हुए में से 20% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, 20% यानी 1/5। तो 1/5 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5। अब इस बचे हुए में से 40% यानी 2/5 उसने खाने पे भी नहीं खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 3/5। फिर इस बचे हुए में से 80% यानी 4/5 बिल पे खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 1/5। अब ये पैसा उसके पास बचा है जो कि कुछ रुपए वो बैंक में जमा कर रहा है, कुछ अपने कैश में रख रहा है, यानी कुल मिला के उसके पास 6,480 रुपए बच गए। सीधी सी बात है। अब इसको सॉल्व करके हमें सीधे सीधे एस यानी कि उसकी सैलरी को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी। तो 4 थी, 12, 0 तो इसी के साथ खा जाओ आप। तो 5 और 4 और ये 6 से कटेगा। बहुत ही बढ़िया।
तो इसकी वैल्यू आने वाली है 125 इंटू 6 के आगे 2 जीरो चिपका देंगे हम, ठीक है। तो 75,000 रुपये इसकी सैलरी आ रही है। एक लाइन में सॉल्व होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। गुड। अगला सवाल है, आज सारे के सवाल हम डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है। द CP ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज इतना, MRP इज इतना, डिस्काउंट इज इतना, प्रॉफिट इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है भाई, CP 720 है, प्रॉफिट इतने का हुआ है, तो 1 प्लस 100 प्लस कर देना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 5/3%, जो कि इक्वल MRP इतना है, डिस्काउंट X% है, तो 100 माइनस X%। परसेंटेज का तो वैसे भी कोई रूल नहीं होता, 0 0 आपस में नहीं पड़े आएंगे, ठीक है। 9 इंटू 8, 9 इंटू 10, तो बड़ा ही बिगाड़ का नंबर दिया हुआ इन्होंने कैलकुलेशन के लिए, बट खैर कोई नहीं, हम भी बहुत ज़िद्दी हैं। 40/3, तो 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 माइनस 10x, तो यहाँ बचेगा 200। तो 10x की वैल्यू कितनी आ रही है, 200 माइनस, तो ठीक से लिख लो पहले तो मैं, 13 1/3, तो सीधा सीधा 10x की वैल्यू आएगी 14 कम कर देना, 186 2/3, ठीक है। गुड। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, x की वैल्यू को ले आके डिवाइड कर देना, तो 18 पॉइंट समथिंग कुछ करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा लग रहा है, तो 186 प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाय, ये रहा आपकी x की वैल्यू। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। कब तक भागोगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 18 और 54 और 55, 560, 10 काट लो, ये आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये रहा इसका मेथड। अगला सवाल है, ये गिवन है x 1/2 से बड़ा है, ये निकालना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो x की वैल्यू 1 रखो तो सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, सेटिस्फाई हो गया, पुट कर दो। 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, तो 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला सवाल, इफ अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, सर्किल के अंदर स्क्वायर है, तो टेक्निकली आप ये समझ लो कि इस सर्किल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर के डायगोनल के बराबर होने वाला। रेडियस कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो रेडियस में पता चल गया कितना, 5 यानी कि 10, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, तो ये 10/√2 हो जाएगा, एरिया के लिए स्क्वायर कर दो, तो 100/2 अर्थात 50, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। गुड। इन ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी such that D is a point such that BD and DC in triangle ABC, D is a point on BC such that BD and DC are in the ratio 3:4, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है भाई। देखते हैं, E is any point on AD, कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पर, E is any point on AD such that AE और ED का रेशियो 3:3 है, तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, बहुत बढ़िया। सो AE और ED का रेशियो 2:3 होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, हाँ ECD, तो हमें ECD के एरिया का रेशियो। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल में जैसे ABC एक ट्रायंगल है, किसी भी पॉइंट से, मतलब अगर मैं इस पॉइंट से लूं और सामने एक ऐसी लाइन खींच दूं
जो कि इस साइड को ए रेशियो बी में कट कर रही है। तो जिस रेशियो में वो उसके साइड को कट करेगी उसी रेशियो में वो उसके एरिया को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको अब स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ए बी सी से। ठीक है, 4 3 12, अच्छा 72 ले लो। आप मान लेते हैं कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 72। डी एक पॉइंट है और डी एक ऐसा पॉइंट है, अब देखो आप कितना लिया है, हाँ ठीक 72 ले लिया। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो मैंने इस लाइन पर, इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 टुकड़े हुए हैं, है ना। क्या रेशियो है, 2:3:3। इस 4 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो 2:3:3, तो इसी रेशियो में इसका एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। तो 72 को उठा के 2:3:3 में तोड़ दो। तो 3 3 6 2 8 से काटोगे 9 दूनी 18, 9 3 27 और 9 3 27। यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया 27, इसका 27, इसका 18। सवाल है आपको रेशियो निकालना ईसीडी। तो ईसीडी का एरिया क्या दिखाई दे रहा है आपको, 27। और ई ए बी, तो ई ए बी, बी कहां से आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। अरे अच्छा क्वेश्चन था, इन्होंने इसको भी बर्बाद ही कर दिया। वैसे तो नहीं करना चाहिए था। ई ए बी कैसे हो सकता है भाई, फिर से टाइपिंग एरर कर दी लग रहा है मैंने। आई होप कि ए ई ए सी कहना चाह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि चांसेस उसी के हाई दिख रहे हैं। तो ई ए सी की अगर हम बात करें तो इसका एरिया कितना रहा, 18। तो रेशियो कितना रहा, 3:। तो याद रखिएगा किसी भी ट्राइंगल में आप किसी भी वर्टेक्स से कोई लाइन खींचेंगे तो जिस रेशियो में वो उसके लाइन को काटेगी उसी रेशियो में उसके एरिया को भी काटेगी। तो यहाँ हम पॉइंट सी से सामने वाली साइड पे 2 लाइनें खींच रहे हैं जो उसके साइड को 2 3 3 में काट रही है, तो उसी रेशियो में उसके एरिया को डिवाइड करेंगे हम। अगला सवाल है, काफी टाइम बाद ये सवाल पूछा गया है। इन द गिवन फिगर एंगल ए पी बी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम यहाँ इसको मिला दें। तो ये 50, तो ये 50 क्योंकि कॉर्ड के सामने है। ये 58, तो ये 58, तो 58 50 108 8, तो ये हो जाएगा आपका 72। ठीक है, और जैसा कि हम ये 50 50 और ये 58। ठीक है भाई, ये 108 हो जाएगा, तो ये बचा 72। क्वेश्चन क्या पूछा है, ए पी बी ये निकालना है। चलिए देख लेते हैं। तो फिलहाल अगर ये 100 ये 58 है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 122। और ये टोटल एंगल हो जाएगा 130। तो 130 122 72 और x का सम, p का सम कितना आने वाला है, 360 डिग्री। तो सबको जोड़ लीजिए आप, 72 प्लस 130 प्लस p इज इक्वल्स टू 360। तो 130 120 250 250 बचा 110, 110 में से 70 माइनस करोगे 40, 4 माइनस करोगे 36, तो 36 इज द राइट आंसर। टाइम एंड वर्क, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, लेकिन ये 20 ने ईच के लिए दिया हुआ है, यानी हर आदमी 20 दिन में कर रहा है। तो 5 आदमी कितने दिन लगेंगे, 4 ही दिन लगेंगे। ध्यान रखना, इसको 5 से डिवाइड कर देना, यानी 5 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं। इफ वन मैन वर्क्स ऑन फर्स्ट डे, एक आदमी ने पहले दिन काम किया। 2 मैन ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन एक आदमी ने किया, तो दूसरे दिन 2 आदमी ने किया। 3 मैन ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन एक आदमी ने किया, एंड सो ऑन। यानी अब 4 आदमी करेंगे, 5। फ्रॉम फिफ्थ डे ऑल 5 वर्किंग टुगेदर, तो एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वें दिन से सारे लग जाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा, तो 20 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू टी। 6 10 और 10, तो टी की वैल्यू आ रही है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो 2 दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, एक दिन इधर, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कार्य समाप्त होने में 6 दिन लगेंगे।
ये सवाल बड़ा पूछ रहे हैं लोग। एमआरपी ऑफ एन आर्टिकल इज 240, 18% डिस्काउंट 82% बेचोगे। सीपी पे 30% का प्रॉफिट 123 में बेचोगे। इसको सॉल्व कर लो। 41 × 2, 41 × 3, सीपी की वैल्यू कितनी आ रही है? 160। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, तो अब आपको मेथड समझ में आ गया। The average marks of 40 student is 45. If 25 and 38 are is misread as 35, यानी गड़बड़ हो गई, ये गलती है। ठीक है, गलती क्या किया आपने? 25 और 38 यानी कि कुल मिला के 63 को आपने गलती से पढ़ लिया 67, 4 ज़्यादा ही पढ़ लिया आपने। 4 हटाइए यहाँ से आप। अब फिर इसका सही से एवरेज निकाल दिए। तो सही से एवरेज का मतलब क्या है? 140 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो 45 माइनस कितना? 0.1, यानी सही से एवरेज कितना होगा? 44.9 इज द करेक्ट आंसर। If a person pays rupees 4,000 as his first installment and 77,000 as second installment and settle his loan, 2 साल में लोन चुका दिया बेचारे ने। If the rate of interest is 10% per annum, ये पहले साल जो देखो पैसा लिया, फिर 1 साल आया, ठीक है, फिर दूसरा साल आया। जरा दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल में जो पैसा बचा होगा उस पर उसको 10% का ब्याज देना पड़ेगा। यानी देना कितना पड़ेगा उसको? 110%। और दिया कितना उसने दूसरे साल में? 7700 रुपये दिए उसने। 7700 रुपये देने का मतलब यह हो गया कि दूसरे साल का जो मूलधन था, प्रिंसिपल था, वो 7000 रुपये था। 7000 रुपये था, वो भी 4000 रुपये देने के बाद। यानी 4000 रुपये देने से पहले उसको कितना देना था? 11000 रुपये। तो जो पैसे उसने लिए हैं उस पर 10% का ब्याज मिलाकर उसको 110% देना पड़ेगा, जो कि 11000 के बराबर होगा। तो पी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10,000, यानी कुल मिलाकर उसने कितने पैसे उधार लिए? 10,000 रुपये उधार लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन अ सर्कल द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इतना, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज इतना, फाइंड द ड्रॉ। तो सीधा सा सवाल यहाँ पर यह है कि एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का, ये सेंटर है, और जो डिस्टेंस दे रखा है वो 12 दे रखा है। रेडियस हमें पता नहीं है, ये 5 है, तो रेडियस यहाँ से कितना आ जाएगा? 13। पूछा क्या है? डायमीटर, जो कि कितना आएगा? 26। नेक्स्ट, इफ अ बोट टेक सेम टाइम टू गो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इनको डाउन स्ट्रीम में जाना 8 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम में जाना है 6 किलोमीटर। ये डिस्टेंस का रेशियो है, और जबकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में ये कह रहे हैं टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। यानी ये डिस्टेंस का अगर रेशियो है तो यही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा, 4:3। ठीक है, यानी ये x प्लस वाई अगर 4 है तो x माइनस वाई कितना होगा? 3। तो x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको? 3.5। y की वैल्यू दिखाई दे रही है 0.5। ये रेशियो है, याद रखिएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं है ये हमने रेशियो निकाला अभी तक। इनका कहना है इट टेक्स इतने घंटे टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। तो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया, डिस्टेंस सेम कर दिया उन्होंने। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग गया उसको? 113, यानी 4/3 आवर्स। तो अप स्ट्रीम कितना था? 4a था, और ये कितना है? सॉरी, अप स्ट्रीम था 3a, डाउन स्ट्रीम कितना है? 4 है। उसको सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकाल लीजिए। वैसे और भी तरीके हैं हमारे पास a निकालने के, सिंपल सा अप्रोच है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले से लोगों ने अच्छा खासा दिमाग खराब कर ही दिया है। तो ये हो जाएगा कितना? 14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8 6 14, 14 तियाँ 42, 42/4। पूछा गया है स्पीड ऑफ करंट, यानी कि पॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 42/4, तो 5.1/4 25 इज द
राइट आंसर। अगला सवाल है, इन ट्राइंगल ABC D and C आर मिड पॉइंट। चलो मिड पॉइंट थ्योरम लग गया यहाँ तो पहले ही। तो ABC हमारा ट्राइंगल है, D हमारा AB का मिड पॉइंट है और E हमारा इसका मिड पॉइंट है, दोनों पैरेलल ही होंगे फिर तो। P is any point, P is any point on DE such that DP and PE जो है 3:1 है, तो ये P है, ये 3:5 है। If PE is कहाँ गया 20 सेंटीमीटर, फाइंड BC। क्या किया इन्होंने, ये 20 है तो 5 बराबर 20, 3 बराबर तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा 32। अभी 32 है तो इसका आधा ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 64। यही पूछा है इन्होंने। ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3/4, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, यानी साइन 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू √3/2। तो यहाँ पे 2x माइनस 10 डिफाइंड हो जाएगा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 35 डिग्री। आगे पुट कर दीजिए, 35 माइनस 5 30, 30 और ये 35 इंटू 3 105, 105 में से 15 माइनस करेंगे तो 90, ये भी 90। अब साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 की पावर 4 प्लस √3/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू साइन 90, 1 स्क्वायर, कॉस 90 0 स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो पूरा ही शहीद हो गया डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आने वाला है आपका, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/16 प्लस 9/16, दैट इज 10/16, दैट इज 5/8। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक काम करिए, यहाँ पे थीटा को उठाकर आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं तो रखने जा रहा हूँ 0। तो जैसे ही 0 रखूंगा सो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू tan 45, tan 45 cos 45 का स्क्वायर, cos 45 का स्क्वायर, सो √2/1 अर्थात √2, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो आप। तो थीटा 0 रख लिया हमने। तो फिलहाल इसी के साथ ये थे आपके सारे के सारे सवाल जो कि पूछे गए थे 17 अगस्त को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे सॉल्यूशंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की कोई डाउट, कोई समस्या, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ जाइए आप लोग। और मैथ्स के बैच को ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और अगर आपको मीन्स CGL मीन्स की तैयारी करनी है, इंग्लिश में मैथ्स की तैयारी करनी है, तो आप मेरे साथ आइए। इंग्लिश की तैयारी करनी चाहिए तो ये हमारे पार्टनर हैं, काफ़ी सीनियर टीचर हैं ये, महाजन सर। ठीक है, तो ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, सो टिल देन थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। लाल रात का टाइम हो गया हमारा।